में अलग अलग पार्टियां अलग अलग कारणों से चुनाव मैदान में। समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, इसको अपनी खोई हुई जमीन दोबारा पानी है, बस इनका इतना टारगेट है। बहुजन समाज पार्टी जो एक समय में सत्ता में रह चुकी है, उसको अपने पैरों के नीचे से खिसकती हुई जमीन बचानी है। इसके बाद ओवैसी जैसे लोग हैं जिनको जहां तहां आग लगानी है। इसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां हैं, या आरएलडी जो अपने अजीत सिंह जी की पार्टी, उनको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। यानी किसी को जमीन तलाशनी है, किसी को जमीन बचानी है, किसी को आग लगानी है, किसी को उपस्थिति दर्ज करानी है। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो चुनाव मैदान में इसलिए है कि उसे सरकार बनानी है। तो अब ये कौन सी राजनीति होगी जिसमें समाजवाद 10 लाख साइकिल पर होता है और सेक्युलरिज्म अपनी पार्टी के नाम में मुसलमान डालने से होता है? देखिए, पहली बात तो अभी बड़ी खूबसूरती से सुधांशु जी बच के निकल गए और इन्होंने जवाब नहीं दिया मेरी बात का कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर मुस्लिम लीग और जिन्ना के साथ 3 राज्यों में सरकार बनाए थे कि नहीं बनाए थे। इनके नेता आडवाणी जी ने जिन्ना की कब्र पर जाकर उनको मत्था टेका था कि नहीं टेका था, और उनको धर्मनिरपेक्ष बताया था कि नहीं बताया था। जसवंत सिंह जी और के.एस. सुदर्शन ने महिमा मंडन किया था कि नहीं किया था जिन्ना का। इन सवालों का जवाब इन्होंने नहीं दिया। अब अयोध्या पर आ जाते हैं। अयोध्या पर दर्शन कराने की, तीर्थ यात्रा कराने की हमारी नीति हर राज्य में हम लोग उसको लागू कर रहे हैं और उसकी घोषणा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन मंदिर से, प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री राम के आदर्शों से भारतीय जनता पार्टी का कितना सरोकार है नाविका जी, मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में उत्तर प्रदेश के अंदर खरीदी गई 5 मिनट के अंदर। प्रभु श्री राम के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोरोना का जिक्र कर रहे थे अभी सुधांशु जी, उत्तर प्रदेश में, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में तो नाविका जी आपके चैनल ने भी चलाया कि ऑक्सीजन की कमी, सारे टीवी चैनल्स चला रहे थे, सारे हॉस्पिटल के जो एमएस थे, बड़े बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। तो क्या करते एक मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी? लोगों को मरने के लिए छोड़ देते। उन्होंने दिल्ली की चिंता की और केंद्र सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने उनकी चिंता के ऊपर, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तो केंद्र सरकार को भी मजबूर होकर ऑक्सीजन देनी पड़ी। ऑक्सीजन कोई हमने अपने घर में नहीं रख ली, ऑक्सीजन से दिल्ली के लोगों की जान बचाने का काम किया, ऑक्सीजन उनका जीवन बचाने के लिए उपयोग किया। तो इसलिए अगर आप अयोध्या की बात करती हैं या धर्म की बात करती हैं, जाति की बात करती हैं, नफरत फैलाने की बात करती हैं, भ्रष्टाचार की बात करती हैं, तो इस सब में सारे कीर्तिमान तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज जो उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, वो लड़ाई इसी बात के लिए है कि उत्तर प्रदेश को ऐसे कुशासन से मुक्ति चाहिए जहां प्रभात मिश्रा जैसे एक निर्दोष नौजवान को, 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे को फर्जी इनकाउंटर करके मार दिया जाता है। तो संजय सिंह जी, आप कह रहे हैं कि थोड़ी भ्रष्टाचार चलेगी, ज्यादा भ्रष्टाचार से आपको परहेज है, यही कह रहे हैं ना सुधांशु जी? भ्रष्टाचार का समूल नाश होना चाहिए। भ्रष्टाचार होना नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करके ये लोग आए थे। मैं पूछ तो रहा हूं, कस्तूरबा में 9 करोड़ रुपए बच्चियों के नाम पर, खाने और स्टेशनरी के नाम पर उस वक्त निकाल लिया आदित्यनाथ जी की सरकार ने जब कोरोना काल में विद्यालय बंद थे। पूछे ना सवाल। यहां पर 1100 रुपए बच्चों को दिया जा रहा है, 2 ड्रेस खरीदने के लिए, एक जूता मोजा खरीदने के लिए, स्वेटर खरीदने के लिए, बस्ता खरीदने के लिए 1100 रुपए, और 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5000 में खुद खरीद रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार किस शासन में हुआ है, मैं तो आपको प्रमाण सहित बता रहा हूं। सुधांशु जी, जवाब दीजिए। अच्छा, अब मैं इनका रिवर्स ऑर्डर में जवाब देता हूं। इन्होंने सबसे पहले भ्रष्टाचार की बात कही और संवेदनशीलता की बात कही। तो हम सबको याद है कोरोना की सेकेंड वेव में जब आरटीआई लगा के पूछा गया तो सैकड़ों करोड़ रुपए इनकी सरकार ने सिर्फ अपने प्रचार में खर्च कर डाले और कह रहे थे पैसे नहीं है ऑक्सीजन के लिए। और याद करिए, सबसे पहले इन्होंने खोला किस चीज की दुकानें थी? शराब की दुकानें, जिसको लेकर ठेलम ठेल हो गई थी। उसके बाद उन्होंने पुलिस से कहा कि साहब वहां पे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चाहिए। तो देखिए जनता से कितना सरोकार था कि कोविड के बाद सबसे पहले शराब की दुकानें खोली थी। और जिस समय ये कह रहे थे कि लोगों के पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं, हम तो ऑक्सीजन की व्यवस्था कराने में लगे थे, और ये सैकड़ों करोड़ रुपए अपने प्रचार में लगे हुए थे। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। इसमें कोई नई बात नहीं है। इनको नजर आता है कि जो पार्टी, जिसके नेता मुलायम सिंह यादव जी
चलिए वो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट में उन पे मुकदमा चला, अलग बात है। अरे भाई अभी गायत्री प्रजापति ऐसे विचित्र नेता हैं जो 10 साल के अंदर गरीबी की रेखा के नीचे से उठकर 150 करोड़ की व्यक्तिगत संपत्ति के मालिक हो गए। वो पार्टी आपको नई राजनीति की प्रतिनिधि नजर आती है। वह पार्टी आपको प्रतिनिधि नजर आती जो कहती मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, मुसलमानों के लिए 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। यह आपको सेकुलरिज्म के सुंदर संगीत के स्वर नजर आते हैं उसके अंदर। और जिस पार्टी के मुख्यमंत्री ने बलात्कार के बाद यह कहा कि लड़कों से गलती हो जाया करती है, जिसके आजम खान ने बुलंदशहर रेप के बाद यह कहा कि यह तो पॉलिटिकल है और हाई कोर्ट की फटकार के बाद उनको वापस लेना पड़ा अपना बयान, वो आपको अच्छी नई राजनीति नजर आती है। और इतना ही नहीं, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी तो साहब वो पार्टी है जिसने आतंकवाद के आरोपियों से समाजवादी पार्टी ने अपने मुकदमे वापस लिए। 2007 में लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी के अदालती परिसरों में हुए धमाकों की वह आपको नई राजनीति नजर आती है। मुजफ्फरनगर के दंगों में एक ही समुदाय को हम सिर्फ मुआवजा देंगे, वह नई राजनीति नजर आती है। और अब आपको जिन्ना वाले पे भी जवाब देता हूं। जनाब, आपने ये बात कही हमारा पार्टी के रूप में जन्म हुआ 1951 में और संघ का जन्म हुआ 1925 में, और 1916 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग मान ली गई। यानी जैसे आज लोगों को नहीं पता होगा, जैसे आज शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उसके बाद मुसलमानों के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी थी कि मुसलमान ही वहां से एमपी बनेगा, एमएलए बनेगा, और वही इलाके जाके पाकिस्तान बने। जनाब, उस समय तो संघ का भी जन्म नहीं हुआ था। तो जिन्ना की मानसिकता और जिन्ना की व्यवहारिकता जिन पार्टियों ने खड़ी की वो आपको सही लगने लगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, इतिहास हो या वर्तमान या भविष्य हो या प्रचार, सब में किसका क्या चरित्र है अब यह पूरी तरीके से उजागर होकर जनता के सामने। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज ही अरविंद केजरीवाल जी आए टीवी पर, क्या बोले? अयोध्या को मैंने अपनी धर्म वाली यात्रा में शामिल किया है और अब हम ये कह रहे हैं कि एक और अटेंडेंट भी ले जा सकता है बुजुर्ग साथ में, और यह मत डरिएगा कि जितने लोग अप्लाई करेंगे कम पड़ गए तो हम दूसरी, तीसरी, चौथी ट्रेन चलवाएंगे। आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रहे हैं और सवाल हमसे पूछ रहे हैं विकास का मुद्दा। जिन्ना इस चुनाव में कौन लाया? अखिलेश यादव जी। और इतना ही नहीं, उन्होंने महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल सबसे इक्वेट कर दिया जिन्ना को कि उन्होंने आजादी दिलाई। हम लाए क्या? अयोध्या राइजिंग किताब किसने लिखी? सलमान खुर्शीद ने। किसने कहा श्री राम का नाम लेने वाले निशाचर होते हैं? राशिद अल्वी ने। हिंदू और हिंदुत्व में व्याख्या किसने की? राहुल गांधी ने। और उसके बाद संजय जी, आपको कहां से नजर आ रहा है कि यह प्रश्न हम ला रहे हैं? हम तो सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं। जहां तक गन्ना की बात है तो मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि 10 साल के सपा बसपा के शासनकाल में 90,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान हुआ था। हमारे 4.5 साल में 1,43,000 करोड़ का भुगतान हुआ था। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, याद करिए जब कोरोना की प्रचंड लहर थी, आरटीआई निकला तो इन लोगों ने कितने का प्रचार किया था और यह कहते थे 1100 टन चाहिए ऑक्सीजन, और उत्तर प्रदेश 1400 टन पे, जो उससे 15-14 गुना बड़ा राज्य है दिल्ली से, वो 1400-1500 टन में काम चला रहा था। दिल्ली 1100 टन चाहिए थी और जब पहुंची तो इनके पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं थी। इसलिए हम सबको यह बात पता है कि कौन एक वास्तविक यथार्थपरक विकास करना चाहता है और कौन जो है केवल एक प्रचार प्रसार करके, फिर मैं कहना चाहता हूं, उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है।